हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। देखो, ज्योग्राफी में हम मैपिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंडिया की मैपिंग हमारी अभी प्राइम टारगेट पे है, जिसमें ऑलरेडी आपको गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिल गया। उसके बाद में हमने देखा कि ग्लेशियर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की लोकेशंस के बारे में हमने जाना। आज हमारा जो टॉपिक है वो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब वैसे तो देखा जाए तो आप जब एनसीईआरटी उठा के देखते हो तो सीधा इसमें मैप दिया हुआ है, मैप में आपको आइडिया लगता है कि हाँ भाई कहाँ पर कितनी रेनफॉल हमें रिसीव होती है। बट हम यहाँ पर जो चीजें जानने की कोशिश करेंगे उनमें आप क्या नोटिस करोगे कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो डिसाइड किन आधारों पर होता है ना। किस तरीके से मॉनसून जो है वो हमारी पूरी क्लाइमेट के ऊपर असर डालता है, या हमारी क्लाइमेट को हम क्यों मॉनसूनल क्लाइमेट बोलते हैं। इसके अलावा जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें कहां पर रेनफॉल ज्यादा है, कहां पर कम है, उसके क्या कारण है। ये कई फैक्टर्स हैं जिनको हम मैपिंग के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आपको देखो सबसे पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर सॉल्व हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी अपनी तरफ से एक बार सोच के आंसर रख लेना, राइट। और उसके बाद में जब आप वीडियो कंप्लीट करोगे ना, तब आपको फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इसका जवाब आपको अभी नहीं देना है, चाहो तो दे सकते हो, बाकी इसका आंसर आपको मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। सेकंड बोल रहा है लोकल एयर सर्कुलेशन। थर्ड टेम्परेट साइक्लोन। फोर्थ ए एंड बी बोथ। ठीक है, आंसर अगर अभी आपको आता है, हाँ ये मैं बता सकता हूं कि तमिलनाडु कोस्ट जिसकी बात हो रही है ये कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानी जाती है। तो आप उसके हिसाब से थोड़ा अगर हिंट ले सके, बता सके तो बताओ। सेकंड क्वेश्चन देखो। In which state of India the rain caused by a lightning storm is called cherry blossom? चेरी ब्लॉसम नाम से एक रेनफॉल पैटर्न जो कि मतलब बिजली चमकने के साथ में गिरती है, ठीक है, बहुत ज्यादा आवाजें करके, है ना। तो वो कौन से स्टेट में फेमस है भाई? गुजरात में, मेघालय में, उत्तराखंड में और कर्नाटका। भाई चारों में से जो भी सही लगे आपको आंसर दो, बाकी ये वीडियो जब तक कंप्लीट होगा आपको आंसर डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आती है, जब हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो हमें हमेशा मेमोराइज करके चलना है। इसमें सबसे पहला बेसिक एस्पेक्ट तो आता है कि विंड्स का जो फ्लो होने का पैटर्न होता है वो सिंपल है कि जहां भी हाई प्रेशर होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ हवाएं फ्लो करेंगी। और इस चीज को आप यहां से आराम से समझ पाओगे कि मान लो कि कहीं पर टेम्परेचर कम है, ठीक है, ठंड पड़ रही है, इस वजह से टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो सीधी बात है जो हवाएं हैं ना, विंड्स, वो हैवी हो जाएंगी। हैवी विंड्स की टेंडेंसी होती है डिसेंड करने की, नीचे बैठने की। तो अगर ये अर्थ सरफेस है तो हवाओं की टेंडेंसी होगी कि वो यहां से नीचे बैठे। अब यहां पर नीचे बैठेंगे तो दबाव लगेगा। इसका मतलब जब भी टेम्परेचर लो होगा तो हवाएं हो जाएंगी हैवी। हैवी होने की वजह से हमें सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर फील होगा, पहली चीज। दूसरा, इसी का उलट अगर हो जाए कि टेम्परेचर है वो राइज हो गया, तो वहीं पर विंड्स जो है वो हो जाएंगी लाइट, हल्की हो जाएंगी। हल्की होने की वजह से जो अर्थ सरफेस से हवाएं हैं वो असेंड करेंगी, ऊपर उठेंगी। और अगर ऊपर उठ गई तो आपको यहां पर अर्थ सरफेस के ऊपर फील होगा लो प्रेशर। तो इस तरीके से हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो मैकेनिज्म है वो कैसे डेवलप हुआ? टेम्परेचर वेरिएशन। अच्छा, इसमें एक चीज आपको समझ में आ गई कि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। इसका मतलब तापमान बढ़ा तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि प्रेशर घट रहा है, वहीं पर तापमान घटा तो आपको प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि हम महसूस करते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि हवाएं जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यहां पर एक चीज तो आपकी समझ में आ गई कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हवाएं चलेंगी, ठंड से गर्मी की तरफ हवाएं चलेंगी। क्लियर है ये चीज? ये आपको ध्यान रख लेनी है। अब हमें इसके अलावा जो अर्थ पर पूरी जो आप कह सकते हो प्लेनेटरी विंड्स होती है ना, पूरी हवाएं जो घूमती रहती हैं, उनकी अगर बात करें तो वो कैसे मूव करती हैं, उनकी अगर बात की जाए तो आपके सामने ये फिगर है, ग्लोब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो आप बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे देखोगे तो आपकी 0 डिग्री इक्वेटर आ जाती है, राइट। इसके अलावा आप क्या नोटिस करते हो कि
इक्वेटर वाले एरिया पर हमें टेम्परेचर पूरे साल अच्छा खासा रिसीव होता है। हमें सबको पता है कि सीधी जो किरणें हैं, सनलाइट है, वो सीधा स्ट्राइक करती है इक्वेटर पे। अब अगर वहां पर पूरे साल गर्मी रहेगी तो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा कि लो, ये बताओ आप मुझे। लो प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो ये देख लो इक्वेटर के ऊपर आपने लो प्रेशर दिखा दिया। जैसे ही आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री तक पहुंचो और थोड़ा सा साउथ की तरफ 30 डिग्री साउथ की तरफ, ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक होगी, इसको आप साउथ कर लेना, ये नॉर्थ नहीं है साउथ है, ठीक है। तो आप साउथ की तरफ जाओगे तो 30 डिग्री साउथ तक आप पहुंच जाओ। वहां पर आपको क्या फील होगा कि एक तरीके से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब वहां पर हवाएं नीचे बैठती हुई दिखेंगी आपको। यहां पर तो इक्वेटर पे तो क्या हो रहा है, हवाएं सरफेस से एटमॉस्फेयर की ऊपर की तरफ ऊपर उठने की टेंडेंसी दिखाएंगी। वहीं पर 30 डिग्री के आसपास में आपको हवाएं नीचे बैठती हुई दिखेंगी। दैट मीन्स सर ऊपर से, मतलब आपके सिर के ऊपर से हवाएं नीचे आकर के आपके पैरों की तरफ बैठ रही है, इस तरीके से। अब अगर आपके पैरों की तरफ हवाएं आकर के बैठेंगी तो वहां पर क्या फील होगा भाई, हाई प्रेशर। सिमिलरली आप 60 डिग्री सदर्न और 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे पहुंच जाओगे तो वहां पर भी आपको यूं लगेगा कि हवाएं जैसे कि पैरों से सिर की तरफ उठ रही हैं। अगर आप खड़े हो तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। और जैसे ही आप पोलर रीजन में पहुंचोगे, सदर्न पोल 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड या फिर नॉर्दर्न पोल या फिर 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे आप पहुंचोगे तो वहां पर क्या है, ठंड बहुत सारी है। ठंड अगर ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम का मतलब हवा भारी होगी। भारी है हवा तो आप अगर पोल पे खड़े रहोगे ना तो आपको यूं लगेगा कि सिर से हवाएं पैरों की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है, क्योंकि वह हैवी है। तो वहां पर क्रिएट हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। इसको याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि इक्वेटर पे आप लो प्रेशर मान लो, फिर आप ऑल्टरनेट करते जाओ, लो टू हाई टू लो टू हाई। इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाओगे तो ऑटोमेटिकली देखो इक्वेटर पे लो है, फिर आपका 30 डिग्री के आसपास में हाई हो जाएगा, फिर 60 के लगभग वापस से लो और फिर बाद में आपका 90 पे हाई। यही सेम सीक्वेंस आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिल जाएगा, इक्वेटर से जैसे साउथ की तरफ आप आते हो। यह चीज आपको ध्यान रह जाएगी। अब आपको क्या याद करना है, यहां पर क्या समझना है कि ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, हाई लो या फिर लो हाई, है ना, तो इसका सीधा असर पड़ेगा हवाओं की मोशन पर, हवाओं की डायरेक्शन पर। जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। तो लो प्रेशर बना हुआ है तो लो की तो तरफ हवाएं खिंचती हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया कि लो की तरफ तो हाई हवाएं आती हैं और हाई प्रेशर से दूर निकलती हैं। तब आप नोटिस करो कि इक्वेटर पे हमने क्या बताया, लो प्रेशर। तो ये बताओ हवाएं, ये जो ट्रेड विंड्स मैंने लिखी हैं ये वाली, ये इधर इक्वेटर की तरफ आ रही है कि नहीं। बस आपका सवाल इतना सा हो सकता है कि सर ये तिरछी क्यों आ रही है, टेढ़ी क्यों आ रही है, सीधी क्यों नहीं आ रही। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, वो आप यहां से समझो। देखो हमें पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्टवर्ड, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है। अब अगर ये घूमेगी तो सीधी बात है जो हवाएं हैं उनको पीछे की तरफ धक्का लगेगा और एक वर्चुअल फोर्स जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि अर्थ की खुद की अपनी ग्रेविटी भी है और साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। और उस वर्चुअल फोर्स को बोल दिया जाता है कोरियोलिस फोर्स। और वो कोरियोलिस फोर्स कैसे असर डालता है, इसको एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। आप अर्थ पर कहीं खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार इसको इरेज करूंगा, इस डायग्राम को, ये जो लिखा हुआ है इसको आप समझेंगे उससे कि कैसे ये कोरियोलिस फोर्स है जो काम करता है। ये कई बार यूपीएससी पूछ भी चुकी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आना चाहिए। देखो अगर आप इक्वेटर से नॉर्दर्न पार्ट पे खड़े हो या सदर्न पार्ट पे खड़े हो तो आपको यूं महसूस होगा कि मेरे पीछे से आने वाली हवा जो है ना वो धक्का मार रही है। कैसे, मानो कि आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, यहां पर खड़े हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, आपका फेस जो है वो इक्वेटर की तरफ है, मतलब पीठ आपकी किस तरफ है, पोल की तरफ, और आपने फेस कर रखा है इक्वेटर की तरफ, राइट। तो आपको क्या महसूस होगा कि मेरे पीछे से जो हवाएं आ रही है ना वो मुझे मेरे राइट साइड में धकेल रही हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपका फेस पोल की तरफ है और आपकी पीठ, आपकी बैक जो है वो इक्वेटर की तरफ है ना, आपकी बैक जो है वो तो इक्वेटर की तरफ है और फेस आपका है पोल की तरफ,
तो भी आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके पीछे से आने वाली हवाएं आपको अपनी राइट तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, आपके राइट हैंड साइड की तरफ धक्का मार रही है। तो ये तो हो गया, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपका कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, कि अगर आप पोल की तरफ या इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो आपको यूं महसूस होगा कि वो हवा जो आ रही है आपके पीछे से धक्का जो मार रही है वो आपको बाईं तरफ धकेल रही है। अगर आपका फेस इक्वेटर की तरफ है तो आपको इस तरफ धकेला जाएगा, अगर पोल की तरफ है तो आपको इस तरफ धकेला जाएगा, आपके लेफ्ट की तरफ। समझ गए? तो ये जो इमेजिनरी फोर्स है ना, इसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और इसकी वजह से अब आप देखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी हवाएं हैं वो अपनी डायरेक्शन के दाईं तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि ट्रेड विंड है, ये 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जिसको आप हॉर्स लैटिट्यूड भी बोल दिया जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर देखो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो आप, हाई प्रेशर है तो यहां पर जब भी अरेबियन ट्रेडर्स और ये हॉर्सेस को, घोड़ों को लेके जाते थे ना जहाजों में लाद के, तो ये हवाएं जब ऊपर से दबाव लगाती थी जहाज पे तो वो डूब जाया करता था। तो इस चक्कर से वो क्या करते थे, उस जहाज को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उस शिप के लोड को कम करने की कोशिश करते और घोड़ों को उठा करके और फेंक दिया करते थे समंदर के अंदर, कि भाई हम तो बचे, जान तो बचे। इस तरीके से इन लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड बोल दिया गया। यहां पर हाई प्रेशर कंडीशन है, दैट मींस एयर जो है वो नीचे आके बैठ रही है। अब आप नोटिस करो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये हवाएं आ रही हैं और इन हवाओं का उपयोग ट्रेडर्स के द्वारा व्यापार करने के लिए किया जाता था, इसलिए इनका नाम ट्रेड विंड्स पड़ गया। क्लियर? अब इनकी दिशा देखो आप, कितनी इंटरेस्टिंग है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी दिशा अगर हम इस तरीके से देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इनकी डायरेक्शन आप देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हुई दिख रही है कि नहीं? तो ऐसे में जब भी आपको प्लेनेटरी विंड्स की डायरेक्शन के आधार पर नाम देना हो तो उनका जो ओरिजिन है ना, उसके आधार पर उनका नाम दे दिया जाएगा। अब आप बताओ कि ट्रेड विंड्स का ओरिजिन ईस्ट में हो रहा है कि वेस्ट में? ओरिजिन पॉइंट कहां पे जा रहा है? ईस्ट में, इसलिए इनको ईस्टर्ली भी बोल दिया जाएगा। क्या बोला जाएगा? ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। आई बात समझ में? तो यही चीज आप यहां पर देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में आप गए तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है कि हवाएं जो है, मुझे जिस तरफ मैं फेस करके खड़ा हूं तो वो मुझे लेफ्ट साइड में पुश कर रही है। तो ऐसे में आपको यहां पर क्या महसूस होगा कि लेफ्ट की तरफ आपको डिफ्लेक्शन महसूस हो रहा है। तो वही ट्रेड विंड्स जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको राइट तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, वही ट्रेड विंड आपको सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे। ये देखो, ये डायरेक्शन समझना इसलिए जरूरी है कि ये समझते ही फिर आपको मॉनसून का मैकेनिज्म बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ जो भी, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जो भी हवाएं फ्लो होंगी वो हमेशा अपनी डायरेक्शन से दाईं तरफ डिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी। और इक्वेटर से साउथ की तरफ जब भी आप देखोगे तो हवाओं की डायरेक्शन चाहे कुछ हो, इक्वेटर से पोल की तरफ या पोल से इक्वेटर की तरफ, बट उनका जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा लेफ्टवर्ड दिखाई देगा। इसलिए ट्रेड विंड्स का जो ओरिजिन है वो आप नोटिस करो दोनों में कहां पर हो रहा है। इसमें भी ईस्ट में हो रहा है, आप नोटिस करो यहां से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हवाएं यूं आ रही हैं ट्रेड विंड्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो हवाएं यूं जा रही हैं। तो अल्टीमेटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर से तो ओरिजिन हो रहा है ना, इसलिए इनको ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स भी बोल दिया जाता है। वहीं पर आप देखते हो कि 30 डिग्री नॉर्दर्न और 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स के ऊपर आप नोटिस करते हो कि हवाएं जो है हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में एक तो इधर हवा आ गई और एक हवा इधर जाएगी। इधर की तरफ जो जा रही हैं वो ओरिजिन कहां से हो रहा है? वेस्ट से, तो उनको बोल दिया वेस्टर्लीज। सिमिलरली ये भी आप यहां पर भी देख सकते हो सदर्न हेमिस्फीयर में कि वेस्ट की तरफ से ये हवाएं जा रही हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेस्टर्लीज। इसी तरीके से आप पोलर रीजन पे जाओगे, पोल पे, तो पोल पे आपको हाई प्रेशर मिल रहा है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ में। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि पोल से जो हवाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, अगेन वोरी कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, सिमिलरली इधर भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। डिफ्लेक्शन नो डाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड है और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड है, बट ओवरऑल डायरेक्शन की सेंस की बात करें ना तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो ओरिजिन अगेन कहां से हो रहा है? ईस्ट से, इसलिए इनको ईस्टर्ली पोलर विंड्स भी बोल दिया जाता है।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो बेल्ट्स है ना, ये क्रिएट हो रखे हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, और उन बेल्ट्स के चलते कहीं ना कहीं ये हवाओं की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड होती है, और उन हवाओं की डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन का जो फैक्टर है वो किस वजह से है, वो हमने बात कर ली ऑलरेडी, कोरियोलिस फोर्स, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हवाओं को डिफ्लेक्ट करने का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आप देखो इसमें कि कोरियोलिस फोर्स है वो यहां से याद रख लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस तरफ आपका फेस होगा, जिस तरफ हवा मूव कर रही है उसकी दाईं तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी, वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मुड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये चीजें बड़ी बेसिक हैं, ये हमें पता होनी चाहिए अगर हम इंडियन रेनफॉल पैटर्न को समझने की कोशिश करें। अब यहां पर लगे हाथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि हवाओं का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अर्थ सरफेस पे यहां बैठे हैं, तो अगर यहां पर लो प्रेशर है तो वो लो प्रेशर का मतलब यहां से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, हल्की होगी ना। लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, और ऊपर की तरफ उठेंगी तो ऊपर क्या है भाई, एक लिमिट है ना जिसको ट्रोपोपाउस बोलते हैं, वहां जाकर के वो टकरा करके आगे यूं फैल जाएगी, फिर वो कहीं जाकर के नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा तो फिर इस तरीके से एक सर्कुलेशन बन जाएगा हवाओं का, यूं यूं। ठीक है, और यही सर्कुलेशन आप यहां पर देखो कि किस तरीके से ये सर्कुलेशन बना हुआ है हवाओं का, है ना। समझ रहे हो ना आप चीजों को कि किस तरीके से ये हवाओं का सर्कुलेशन बना हुआ है। ये सर्कुलेशन हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से बनता है। समझ गए बात को? डायरेक्शन आपको ध्यान रख लेनी है, डायरेक्शन एकदम सिंपल है, जहां पर भी हाई प्रेशर हो ना वहां पर आपको हवाओं को नीचे आते हुए दिखाना है, और जहां पर भी लो प्रेशर हो वहां पर हवाओं को ऊपर जाते हुए दिखाना है। हाई प्रेशर पे अगर हवाएं नीचे आएंगी तो अर्थ से टकरा करके और वो बाइफरकेट हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, और फिर लो प्रेशर वाले एरिया में जाकर के वापस ऊपर उठ जाएंगी, फिर ट्रोपोपाउस में जाकर के अगेन टकरा जाएंगी। बताओ ये सेल बना कि नहीं? इस तरीके के डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, और उन सेल्स की अगर बात करो तो उनको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप इक्वेटर से नॉर्थवर्ड मूव करके 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक जाते हो तो वहां पर ये जो हवाओं का सर्कुलेशन है जो आप यहां पर देख रहे हो इस तरीके से, इसको बोलते हैं हेडली सेल। इसी का काउंटर पार्ट आपको साउथ में भी दिख जाएगा जहां पर हवाओं का सर्कुलेशन इस तरीके से हो रहा है। वही बात अगेन, यहां से इक्वेटर से ऊपर की तरफ हवा उठी, हवा यहां से उठ करके ट्रोपोपाउस से टकराई, टकरा करके यहां बैठ गई, और ये पूरा एक साइकिल बन गया। तो हेडली सेल जो है वो कहां से कहां तक है, इक्वेटर से नॉर्थवर्ड मूव करोगे 30 डिग्री नॉर्थ तक, और इक्वेटर से साउथवर्ड मूव करोगे 30 डिग्री साउथ तक, तो वहां पर जो हवाओं का सर्कुलेशन हो रहा है ना, अर्थ सरफेस से लेकर के ट्रोपोपाउस तक, वो आपका बन जाता है हेडली सेल। सिमिलरली 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाओं का सर्कुलेशन बन रहा है इस तरीके से, उसको बोल दिया जाएगा फेरेल सेल। क्या बोलेंगे इसको? फेरेल सेल। और जो पोलर एरिया के अंदर 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाओं का सर्कुलेशन बन रहा है उसको बोल दिया जाता है पोलर सेल। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर बात आ जाती है कि जहां जहां पर भी सनलाइट सीधी गिर रही है, ध्यान रखना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, जहां जहां पर भी सनलाइट सीधी गिरती है वहां पर हमें पता है कि लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा। और ऐसे में सनलाइट आपको मोर और लेस कहां पर ज्यादा गिरती हुई दिखेगी, आप खुद इमेजिन करो, इक्वेटर या फिर नॉर्थ में ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और साउथ में ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। तो ये जो बेल्ट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसी के बीच में हमें पता है कि सनलाइट है वो मूव करती है। जैसे कि अभी की हम बात करें तो अब छोटे छोटे दिन हो रहे हैं, रातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, कारण कि सन किस तरफ जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ, इसलिए हमारे यहां पर थोड़ी सी कम सनलाइट आ रही है, और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ सनलाइट थोड़ी ज्यादा आ रही है। तो ये जो एक मैकेनिज्म है ना, ये ही डिसाइड करता है कि ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इक्वेटर पे, ये कहां पर मिलेगा। इसका मतलब ये कि सन की पोजीशन जहां पर होगी वहीं पर आपको लो प्रेशर मिलेगा, और इस लो प्रेशर जोन को बोल दिया जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका मतलब सिंपल सा है कि
दो ट्रॉपिक्स की हम बात करते हैं, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दूसरा साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको मकर रेखा बोलते हैं, और ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं। उनके बीच में जो लो प्रेशर मूव करता है, जहां पर दोनों तरफ से आने वाली ट्रेड विंड्स, ये देखो ट्रेड विंड्स की वो डायरेक्शन बताई हुई है, अपने लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है साउथ में, और अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है नॉर्थ में, और अल्टीमेटली यहां आकर के मिलती हैं, जिसको हम बोल रहे हैं लो प्रेशर बेल्ट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और यहां पर कोई भी परमानेंट एक फिक्स डायरेक्शन नहीं मिलेगी हवाओं की, क्योंकि ये दोनों जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगी, इसलिए यहां पर सिचुएशन बन जाती है डोल्ड्रम, डायरेक्शनलेस हो जाती हैं, है ना। और ये डोल्ड्रम वाली इक्वेशन आपको ज्यादातर कहां मिलेगी, ये मेजरली आईटीसीजेड, और आईटीसीजेड कहां पर होता है, जहां पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। इसका मतलब ये कि जून महीने में जब सीधी रेखा पड़ती है कर्क रेखा पर, तो उस टाइम पर आईटीसीजेड इंडिया के ऊपर होता है। वहीं पर आप नोटिस करोगे कि सितंबर और मार्च का जो महीना होता है, उस टाइम पर आपकी जो एक्चुअल 0 डिग्री इक्वेटर है, वहां पर आपको सीधी लाइट गिरती हुई दिखेगी, तो आईटीसीजेड की पोजीशन भी अर्थ के बिल्कुल मिड में देखने को मिल जाएगी। वहीं पर आप जब दिसंबर जनवरी मंथ में आते हो, तब सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे चली जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा पर, तो वहां पर आपको आईटीसीजेड की पोजीशन मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये जो सारा खेल है ना रेनफॉल पैटर्न का, ये कहीं ना कहीं सन की मूवमेंट पे डिपेंड करता है, और सन की मूवमेंट पर ही कहीं ना कहीं ये आईटीसीजेड की पोजीशन भी डिसाइड करती है। क्लियर है ये बात? अब देखो समझते हैं चीजों को डिटेल में, ये एकदम क्लियर हो गया ना बेसिक, तब अब आपको समझने में आसानी होगी। देखो सबसे पहली चीज, इंडिया में जो रेनफॉल है ना, वो एवरेज हमें 125 सेंटीमीटर मिलता है। पर एवरेज निकालने का मतलब तो ये हो गया कि आपको कितनी मैक्सिमम रेनफॉल मिली और कितनी आपको मिनिमम रेनफॉल मिली, और उसको आपने डिवाइड कर दिया और उससे एवरेज निकाल लिया। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि भाई पूरे देश में फिर 125 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें पता है कि इसका एक स्पेशल वेरिएशन देखने को मिलता है। कई जगहें ऐसी हैं, जैसे कि हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, लद्दाख की बात करें, जहां पर एकदम कम रेनफॉल हमें रिसीव होता है। वहीं पर आप वेस्टर्न घाट की बात करो, या उसके अलावा दूसरे और आप कह सकते हो एरिया जैसे कि चेरापूंजी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, वहां पर आपको जबरदस्त रेनफॉल मिलती है। तो ऐसे में हमें ये वेरिएशन है ना, इसके कारणों को समझना चाहिए कि क्या कारण है कि इतना वेरिएशन है। तो इसके पीछे 3 कारण मेजर बताए जाते हैं। सबसे पहला तो है प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडी। जितना ज्यादा आपकी लोकेशन ओशियन या फिर सीज के आसपास में होगी, उतना ही ज्यादा रेनफॉल रिसीव होने के चांसेस होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, तो वहां पर अरेबियन सी से आने वाली हवाएं, जो कि हमारे देश के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर होती है, साउथ इधर हो गया, वेस्ट इस तरफ से, ये डायरेक्शन में हवाएं एंटर होती हैं, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून के चलते वेस्टर्न घाट में कितनी जबरदस्त हमें रेनफॉल रिसीव होती है। वहीं पर हवाओं का डायरेक्शन क्या है, जैसे कि हमारे देश में मॉनसून विंड्स चलती है। मॉनसून का मतलब सिंपल है, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है वो हवाएं जो कि हर साल अपनी दिशा को 2 बार बदलती हैं। कहने का मतलब जब गर्मियां होंगी तब तो हवाएं सी से लैंड की तरफ चलेंगी। क्यों चलेंगी मैं बता दूंगा अभी, है ना। और जब सर्दियां होंगी, तब लैंड से सी की तरफ चलेगी। इसके पीछे सिंपल सा वही लॉजिक लगाना है हमें, टेम्परेचर वाला ही। क्या बताया था मैंने अभी आपको कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सबसे जल्दी टेम्परेचर कहां का राइज होता है? लैंड का। जबकि ओशन की अगर बात करें, सी की, जहां पर पानी होता है, तो पानी थोड़ा कम गर्म रहता है। पानी इतना, देखो, खाली पतीला चढ़ाओ वो गर्म कर लो, और उसमें पानी डाल दो वो गर्म करो। अब आप बताओ कौन सा लेट गर्म होगा? पानी चढ़ाया हुआ गर्म लेट होगा ना। रीजन बीइंग, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है ना, जिससे कि आपको इतनी एनर्जी देनी पड़े कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाए, वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो वाटर के कंपैरिजन में होती है कम। तो ऐसे में थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो जमीन बहुत जल्दी गर्म होगी, और वहीं पर पानी को गर्म होने में लगेगा टाइम, राइट। अब ऐसे में अगर जमीन गर्म ज्यादा होगी, तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा
लो प्रेशर, क्योंकि हवाएं क्या करेंगी, हवा में हमारे पैर से सर की तरफ ऊपर उठेंगी अगर हम खड़े होंगे तो, है ना। और वहीं पर पानी अभी भी क्या है, ठंडा है, तो यहां पर टेम्परेचर आपको उसके कंपैरिजन में कम मिलेगा, तो यहां पर क्रिएट हो गया हाई प्रेशर। तो अब आप बताओ, नॉर्मल सी इक्वेशन है, हवाएं जो हैं वो ऑटोमेटिकली सी से लेकर के जमीन की तरफ बहेंगी कि नहीं, इसको सी ब्रीज बोल दिया जाता है, या फिर एक तरीके का मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्लियर हो गया। वहीं पर दूसरा केस आप समझो कि विंटर्स आ गई, सर्दियां आ गई, सर्दियों में क्या होगा भाई, जमीन जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी, तो जल्दी ठंडी होगी तो हवाएं भी वहां पर जल्दी ठंडी होंगी, हवाएं अगर जल्दी ठंडी होगी तो वो हवाएं ऐसे होगी जैसे कि हमारे सिर से पैर की तरफ बैठ रही हो। तभी आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में हमें पैर में ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए जूता पहनना पड़ता है, पैर की उंगलियां बड़ी ठंडी पड़ जाती है ना, नोटिस किया होगा आपने। तो पॉइंट क्या है कि यहां पर क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर, और वहीं पर पिछले 6 महीनों से लगातार तपन झेल रहा पानी अभी गर्म हुआ ही था कि अब ठंड पड़ने लग गई, पर ठंड पड़ी है तो क्या जल्दी से पानी ठंडा हो जाएगा क्या, पानी को तो ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो ऐसे में पानी का टेम्परेचर आपको लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। तो हवाओं की डायरेक्शन क्या होगी, लैंड टू सी या ओशियन। इस तरीके से हवाओं का मूवमेंट जो है वो सी टू लैंड एंड लैंड टू सी की तरफ चलता है, डिपेंड्स अपॉन कि हाँ भाई टेम्परेचर क्या हुआ वहां पे। क्लियर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि मॉनसून विंड्स बेसिकली मोर और लेस इसी मैकेनिज्म पे काम करती है, जो मैं आगे और डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर पूर्वांचल वाला एरिया, इसके अलावा गारो खासी जयंतिया वाली मेघालय की हिल्स, यहां पर रेनफॉल आपको जबरदस्त मिलती है, क्योंकि यहां की टोपोग्राफी ऐसी है जिसके चलते हवाएं जिनके पास में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उन हवाओं को ऑब्स्टेकल्स को पास करना होता है, और वो जब ऑब्स्टेकल को पास करने की कोशिश करते हैं तो हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप। ये नॉर्मल लैप्स रेट होती है कि हाँ भाई शोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं वैसे वैसे वो ठंडी होती चली जाती हैं। अब ठंडी हवा जो होती है ना वो रूखी होती है, आपको पता है ठंडी हवा में मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता कम होती है गर्म हवा के कंपैरिजन में, इसीलिए सर्दियों में हवाएं सूखी होती हैं और हमें मॉइस्चराइजर लगाने की नौबत आ जाती है। तो अब आप नोटिस क्या करोगे कि नॉर्थ ईस्ट में जाते ही ये जो हवाएं जिनमें मॉइस्चर है ये ऑब्स्टेकल की वजह से, टकराने की वजह से ऊपर उठेंगी पहाड़ों की वजह से, और फिर वो ठंडा होकर के वहां पर बना लेंगी क्लाउड, कंडेंसेशन हो जाएगा, वहां पर जो वाटर पार्टिकल्स है वो इकट्ठा होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे और वही रेनफॉल के तौर पे नीचे गिर करके अल्टीमेटली बरसात कर देंगे। तो इसका मतलब पहाड़ों की वजह से भी बरसात हुई कि नहीं, तो टोपोग्राफी का सीधा असर आ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में रेनफॉल को सीधा असर में लाते हैं। अगर हम हमारे देश की मॉनसून की बात करें तो मैंने आपको बोला कि साल में 2 बार हवाएं दिशा बदलती हैं, एक बार सी टू लैंड, फिर दूसरी बार लैंड टू सी। यही फ्लक्चुएशन जो है वो चलता रहता है साल दर साल, और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन जो है हवाओं की, उन्हीं के आधार पर हमारे 2 तरीके के मॉनसून हो गए। एक वो मॉनसून जिसमें हवाएं साउथ वेस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, और एक वो मॉनसून जिसमें हवाएं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ आती हैं। साउथ वेस्टर्न मॉनसून, साउथ वेस्ट की तरफ से जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है हवाएं, उनको हम बोल दिया करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि उनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं ओरिजिनेट होकर के आ रही हैं, उनका ओरिजिन कहां से हुआ, नॉर्थ ईस्ट से। तो जहां से ओरिजिन होता है हवाओं का, उसी से उनका नाम पड़ता है, तो उसको बोल देंगे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब इनके मैकेनिज्म को थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं। देखो साउथ वेस्ट मॉनसून का तो सिंपल सा मैकेनिज्म है कि भाई जब 21 मार्च का जो दिन होता है, जिस दिन इक्वेटर के ऊपर सन होता है, वो धीरे धीरे मूव करता है नॉर्थवर्ड, और नॉर्थ में मैक्सिमम रेंज उसकी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो वहां पर आकर के जब तक वो हीट लेकर के आता है ना, उसके साथ साथ में मैंने आपको एक चीज बताई कि आईटीसीजेड भी सन के साथ साथ में मूव करता है। जहां सन वहां पर आईटीसीजेड, वो लो प्रेशर वाला बेल्ट, याद करो उसको, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर रहा होगा, जो कि मार्च से जून की तरफ देखने को मिल जाता है,
तो उस टाइम पर आपको क्या होता है कि गर्मी महसूस होती है, जबरदस्त गर्मी पड़ती है। और गर्मी में मैंने आपको क्या बताया कि जमीन जल्दी से गर्म होगी, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आसपास से अपनी तरफ हवाओं को खींचेगा। अब आप देखते हो कि हवाओं को खींचने का तरीका क्या है। शुरुआत तो होती है अरेबियन सी से, हवाएं शुरू तो होती हैं अरेबियन सी से, जो कि हमारे साउथ वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। पर यहां पर हमारा आ जाता है वेस्टर्न घाट, पहाड़ी एरिया, जो कि इस अरेबियन सी की ब्रांच को मोर और लेस तोड़ देता है, जिसमें एक ब्रांच तो बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, एक सीधा वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके इंडिया के लैंडमास की तरफ मूव कर जाती है। तो ऐसे में आप देखते हो कि दो ब्रांचेस में ये साउथ वेस्ट मानसून टूट गया, एक तो आपका अरेबियन सी ब्रांच हो गया और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया। अब ये चीज आप देखेंगे तो ये हवाएं एंटर कहां पर हो रही है। हमने अभी देखा कि तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रेनफॉल पर असर डालते हैं। अगर वाटर बॉडी के पास में आपकी लोकेशन है तो रेनफॉल ज्यादा रिसीव होगा। मॉनसून विंड्स जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके बीच में अगर आप आ गए तो आपके रेनफॉल होगा, और टोपोग्राफी अगर पहाड़ी एरिया आ गया तो भी आपकी रेनफॉल हो जाएगा। अब आप यहां पर मैकेनिज्म देखो, ये क्या है जी, वेस्टर्न घाट्स। वन सेकेंड, यस, ये है आपके वेस्टर्न घाट्स। इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखोगे तो ये क्या आ गया, पूर्वांचल या पूर्वी या पूर्वांचल हिमालयाज। अब यहां पर ये हवाएं जो हैं ये टकराएंगी नंबर 1 पॉइंट, और यहां पर टकराएंगी नंबर 2 पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स में आप क्या देख रहे हो कि हवाओं में नमी भी है, क्योंकि हवाएं कहां से कहां चल रही हैं, सी टू लैंड, तो इसके अंदर हवाओं में नमी होगी, नमी होगी और पहाड़ों से टकराएगी, टकराएगी तो क्या होगा, बरसात। और ये टकराने का जो मैकेनिज्म है इसको हम सिंपल सा इस मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। देखो यहां पे कि जब हवाएं अरेबियन सी से मॉइस्चर को लेकर के आ रही हैं और बीच में वेस्टर्न घाट आ गए, तो ये हवाओं की टेंडेंसी होगी ऊपर उठने की, और जब ये पहाड़ों के साथ साथ ऊपर उठेंगी तो वहां पर पानी जो है, ह्यूमिडिटी है, वो कंडेंसेट होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, और वो ही क्लाउड वहां पर रेनफॉल क्रिएट कर देगा। तो ऐसे में जिस तरफ हवाएं चढ़ रही हैं उस तरफ तो आपको रेनफॉल रिसीव हो जाएगा, तो वो तो आपको उसको तो हम बोल देंगे विंड वर्ड साइड। और वहीं पर ये हवाएं जब पहाड़ के ऊपर से क्रॉस करके वापस स्लोप के सहारे सहारे नीचे नीचे की तरफ आते जाएंगे, हमें पता है कि जब हम कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई की तरफ जाते हैं तब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और उसी की वजह से ये क्लाउड्स बने। क्लाउड्स क्या है भाई, अ बंच ऑफ वाटर वेपर, और वही वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में बन गई, क्योंकि ठंडा होता होता इकट्ठा होकर के बड़ी बूंद बन गई, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में आकर के रेनफॉल कर देती है। अब आप क्या देखते हो कि यही क्लाउड जब बरसात कर देता है और उसके बाद में जब नीचे उतरता है, तो हमें पता है कि जब ऊपर चढ़ते हैं तब टेम्परेचर घट रहा है, तो नीचे उतरेंगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो सही ना, रिलेटिवली। जब टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब हवा का टेम्परेचर भी बढ़ा, हवा का टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब हवा की मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ गई, इसका मतलब अब हवा बरसात नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरफ आपको बरसात कम मिलेगी और इस तरफ के एरिया को आप बोल दोगे रेन शेडो रीजन, राइट। ये टॉपोग्राफी का सिंपल मैकेनिज्म है। अब आप ये चीज अप्लाई कर दो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, जहां पर सीधी बरसात ये हवाएं टकरा रही है अरेबियन सी से आकर, तो बोलो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में बरसात गजब की होगी कि नहीं। सिमिलरली यही जो हवाएं हैं ये आपके हिमालयन रीजन में भी जाके टकराएंगी, वहां पर रेनफॉल गजब का होगा कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट में भी जाकर के एकदम ट्रैप हो जाएंगी, तो वहां पर भी रेनफॉल होगा कि नहीं। तो ये वो एरियाज है जो कि हाई रेनफॉल जोन में आते हैं, जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल आपको एवरेज एनुअली देखने को मिल जाता है, जिनमें आपकी वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में जो सब हिमालयन रीजन आ गया, और साथ ही साथ ये मेघालयन प्लेट्यू जो कि जियोलॉजिकली किसका पार्ट है, हमारे पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा रेनफॉल देखने को मिल जाता है। चेरापूंजी, मौसिनराम यहीं पर लोकेटेड है। तो हाई रेनफॉल जोन आपको समझ में आ गया कि ऐसी कंडीशन जहां पर पानी से या फिर ह्यूमिड हवा जो है वो जाकर के ट्रैप हो गई, टकरा रही है, और हवाएं जो है वो ऊपर चढ़ने की वजह से ठंडी हो रही हैं और वो बरसात कर देती हैं। वहीं पर आप देखो कि ये साउथ वेस्ट से जाने वाला जो मॉनसून है ये राजस्थान में बरसात नहीं करता। बोलो क्यों? क्योंकि अरावली का ओरिएंटेशन देखो, ये अरावली हिल्स है, ये वाली येलो वाली, इनके पैरेलल पैरेलल निकल जाता है, ब्लॉक कोई ब्रेक ही नहीं लगा रहा है भाई,
साइड के साइड से निकल गया, अल्टीमेटली वो बरसात करती है जाकर के कहां पे, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, राइट। तो ऐसे में मोटी बात अगर करी जाए तो यहां पर आपने नोटिस किया कि अरावली में थोड़ा बहुत सदर्न, ये माउंट आबू रीजन है थोड़ा सा, यहां पर आपको बरसात मिल जाएगी क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन साउथ वेस्ट मानसून के लिए क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज पूरा राजस्थान साउथ वेस्ट मानसून से कोई फायदा नहीं उठा पाता या बहुत कम फायदा उठा पाता है। वहीं पर ये जो हवाएं हैं, जो कि एक पार्ट में तो अरेबियन सी का हिस्सा बन गई थी और दूसरे पार्ट में आपका बे ऑफ बंगाल का हिस्सा बन गई थी, दो टुकड़ों में टूटी थी। तो बे ऑफ बंगाल वाली जो है उसकी डायरेक्शन जब थोड़ा सा वेस्टवर्ड मूव करती है, तब ये बरसात जो है, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये थोड़ा सा ईस्टर्न राजस्थान के अंदर बरसात अच्छी खासी कर देती है। इसीलिए आप देखा करो कि राजस्थान में अरावली के ईस्ट में तो गजब की बरसात मिल जाएगी और वेस्ट में आपको थोड़ा कम रेनफॉल मिलेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये मोर और लेस आपको शो करता है कि हाई रेनफॉल जोन कौन से हैं। ध्यान रख लेना भाई, एक तो वेस्टर्न कोस्ट आपकी, वहीं पर वेस्टर्न घाट्स आ गए, और आपका एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्लियर है ये चीज? इसके आगे अगर देखें तो आपको थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स, ये तो क्लियर हो गया ना आपको यहां पर। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे देखो कि ये जो हवाओं की डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है ना किस तरीके से हो रही है ये हवाएं। ये यहां पर आ गया आपका ITCZ, ये ITCZ इस जगह पे आया हुआ है, और ITCZ में हवाएं हैं वो कहां कहां से आ रही थी, आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ से तो नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स थी, ईस्टर्ली, है ना, नॉर्थ से आने वाली ट्रेड विंड्स, और साउथ से आने वाली ये ट्रेड विंड्स थी। पर ये कौन सी हवाएं हो गई जिनकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है इस जगह पे? भाई ITCZ के आसपास में तो हमने डायरेक्शन क्या देखी, ये डायरेक्शन देखी थी सदर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वाली डायरेक्शन देखी थी। पर ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ITCZ अभी करंटली किस लोकेशन में, आप ये बताओ मुझे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है कि नहीं? अब जो साउथ वाली ट्रेड विंड्स है ना, ये फिर इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई ना, तो उनका कोरियोलिस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई। सिंपल बात है, एक तो ये कारण है। दूसरा, आपको पता है कि हमारे से नॉर्थ में तिब्बतन प्लेट्यू भी लोकेटेड है, और हमारे वेस्टर्न रीजन में डेजर्ट है थार का, तो वो गजब तरीके से जब गर्म हो जाते हैं तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो भी अपनी तरफ हवाओं को खींचते हैं। तो इस वजह से ये डायरेक्शन जो है हवाओं की इस तरीके से सेटल्ड हो जाती है। इसके अलावा कई बार हमारे यहां पर देखा जाता है, ये प्री मानसून को मैं बाद में ले लूंगा एक बार, ये तो आपको क्लियर हो ही गया, ये साउथ वेस्ट मानसून में तो कोई डाउट लगता नहीं मुझे कुछ रहेगा। अब आ जाओ आप नॉर्थ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून की हम बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर बात करी जाए ना, तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कब आएगा? भाई सीधी बात है, यहां मानसून का मतलब ये नहीं कि बरसात करेगा ही, मानसून का मतलब हवाएं हैं जिनकी डायरेक्शन है निर्धारित, है ना। तो आप देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली हवाएं, नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली हवाएं, इसका मतलब क्या हुआ जी, कि जब विंटर्स आती हैं उस टाइम पर तिब्बतन प्लेट्यू पड़ जाता है ठंडा, और उस टाइम पर हवाएं जो है वो आउटवर्ड मूव करती हैं, और वो ज्यादा टेंडेंसी कौन सी होती है, लैंड टू ओशियन। अब आप देखो कि इन हवाओं का फ्लो होने का तरीका क्या रहेगा, ये तरीका रहेगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन इसकी हो गई। क्यों हुई, इसके पीछे भी सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं बात कर रहा हूं विंटर्स की, विंटर्स के टाइम पे ITCZ कहां पर है भाई बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट मींस सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो नॉर्मल ट्रेड विंड्स है वो फ्लो होंगी कि नहीं? देखो ये जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, ये डायरेक्शन एक बार यहां पर देखना आप जरा ग्लोब पे, कि हाँ यार ट्रेड विंड की बात तो यही हुई थी, ये वाली ट्रेड विंड ही तो हुई ना, वो आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये ट्रेड विंड्स हो गई ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, और ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, इसका इसलिए इसका नाम ओरिजिन के आधार पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पड़ गया। अब आप क्या देखते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट वाली हवाएं ओरिजिनेट हो रही है लैंड से। अब लैंड से ओरिजिनेट होने वाली हवाओं में क्या नमी होगी क्या भाइयों? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें नमी का स्कोप कहां बन जाता है, जब ये हवाओं का एक पोर्शन बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है, राइट, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजर करके फिर अल्टीमेटली यहां पर तमिलनाडु का ये जो ईस्टर्न पोर्शन है, यहां पर आप क्या नोटिस करते हो कि ईस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स, थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट, इससे टकरा करके
ये बे ऑफ बंगाल से लाई हुई मॉइस्चर के साथ टकराती हैं और यहां पर करती है रेनफॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरे देश में बरसात हो रही होती है तब तमिलनाडु सूखा पड़ा रहता है। आई ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये रेन शेडो रीजन में है। अभी बताया मैंने रेन शेडो रीजन का मतलब क्या होता है। यहां पर देखो कहां गया वो डायग्राम, ये रहा, कि पहाड़ की दूसरी तरफ है छुपा हुआ। वहीं पर जब तमिलनाडु में बरसात हो रही है तब पूरे देश में बरसात जा चुकी होती है। इसका मतलब आप समझिए कि अभी जैसे मैं सितंबर में पढ़ा रहा हूं आपको, तो अभी हम पूरे देश में रेनफॉल देख रहे हैं, है ना। तमिलनाडु में इतनी बरसात नहीं है, न्यूज ही नहीं आ रही। और आप देखोगे कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर में इन हवाओं की डायरेक्शन बदलेगी और ये लैंड टू ओशन मूव करना शुरू करेंगी, तो आप देखोगे कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरने वाली इस नॉर्थ ईस्ट मानसून की हवाएं अपने साथ मॉइस्चर ले जाकर के तमिलनाडु के ईस्टर्न पोर्शन में जबरदस्त रेनफॉल करेंगे और बाढ़ के हालात भी बन जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून पूरा सूखा रहता है छोड़ करके तमिलनाडु की ईस्टर्न कोस्ट को, जिसको हम टेक्निकली या स्टैंडर्ड वाइज देखें तो कोरोमंडल कोस्ट बोल दिया करते हैं। वहीं पर इधर वाली वेस्टर्न कोस्ट की हम बात करें तो इसको मालाबार, कन्नड़, कोंकण, इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो तो आपको रेनफॉल दे रहा है वेस्टर्न कोस्ट पे, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको रेनफॉल दे रहा है। तो ये भी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं रेनफॉल तो तमिलनाडु वाले एरिया में भी ठीक मिलेगी। अब हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है, वो है मीडियम रेनफॉल, 100 से 200 सेंटीमीटर। ये कहां मिलेगी? एक तो गुजरात के सदर्न रीजन में थोड़ी बहुत, तमिलनाडु के ईस्टर्न पोर्शन में, और बाकी यहां पर आपको जहां पर सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स हैं, या फिर यहां पर थोड़ा सा कह सकते हो कि हिमालयन तलहटी से थोड़ा सा साउथ की तरफ, यहां पर आपको ठीक ठाक रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। आई बात समझ में? जिसको मीडियम कैटेगरी में हम डाल देंगे। फिर उससे थोड़ा और आगे निकलोगे तब आपका लो रेनफॉल जोन आ जाता है 50 से 100 सेंटीमीटर का। वो आपको कहां पर दिखेगा? ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सॉरी राजस्थान, इसका ईस्टर्न पोर्शन, जहां पर वेस्टर्न पोर्शन के कंपैरिजन में तो रेनफॉल ज्यादा है, बट बाकी ओवरऑल हमने देखी उस कैटेगरी से कम रेनफॉल है, जिसमें आपका सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट भी आ गया, गुजरात का भी पार्ट आ गया, साउथ गुजरात को छोड़ दो। इसके अलावा आपका ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, ये वाला रीजन इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जहां पर आपको रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर मिलती है। और बिल्कुल ही कम रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम, इसके लिए 3 स्पेसिफिक रीजन्स को आप देख सकते हैं। एक तो विदर्भ वाला एरिया, जहां पर आपको पता है किसान जो है सुसाइड करते रहते हैं, केस आते रहते हैं। सेंट्रल पेनिनसुला, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख आ जाते हैं। वेस्टर्न राजस्थान, थार डेजर्ट और लद्दाख वाला डेजर्ट, यहां पर आपको रेनफॉल बहुत ही कम मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये रेनफॉल का पैटर्न कैसे काम करता है, क्या इसमें डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए हमारे पास में, और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें इसकी, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि मॉनसून तो आया नहीं, पर मॉनसून से पहले कुछ इवेंट बरसात के देखे जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है कि हमें पता है कि जून महीने तक कड़ाके की गर्मी पड़ती है। कड़ाके की मतलब तपती गर्मी पड़ती है। अब तपती गर्मी पड़ेगी तो सरफेस पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो आसपास की हवाओं को बहुत स्पीड से वो खींचेंगी, और उसकी वजह से आपको पता है ना, कभी आंधियां भी चलती हैं, लू भी चलती है कितनी गर्म, और वो लो प्रेशर कई बार क्या करता है कि अपने आसपास की हवाओं को जबरदस्त स्पीड से ऊपर उठा देता है, और ऊपर उठी हुई हवाएं फिर ठंडी होकर के क्लाउड बना देती है, जिसकी वजह से लोकल रेनफॉल्स देखे जाते हैं, और उन्हीं को मॉनसून से पहले होने की वजह से प्री मॉनसून रेनफॉल बोल दिया जाता है। और उनका लोकल अलग अलग नाम है अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि मैंगो शावर बोल दिया जाता है केरला और कर्नाटका में, ठीक है, काल बैशाखी बोल दिया जाता है वेस्ट बंगाल में, बारडोई सीला असम में बोल दिया जाता है, चेरी ब्लॉसम के नाम से फेमस है कर्नाटका में क्योंकि ये कॉफी के लिए बहुत अच्छी है, और टी शावर और बारडोली छेरा, यही बारडोली छेरा, बारडोली नाम आते ही तो वैसे ही आपको असम आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। बारडोली छेरा ये असम में चाय, जूट और राइस की खेती के लिए बेस्ट कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंट पैटर्न्स हमने देखे। अब जाते जाते मैं लास्ट में एक चीज और बता देता हूं कि रेनफॉल के बेसिकली 3 पैटर्न्स हम देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको। एक तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर ज्यादा, रिपीट ही हो रहा है, कुछ नया नहीं है, ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हवाएं ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ के कंडेंसेशन हुआ और वहां पर कर दिया
रेनफॉल। तो पहला तो हो गया आपका कन्वेक्शनल कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसका बेस्ट एग्जांपल है काल बैसाखी, जो कि हर बार अगर नॉर्मली देखा जाए तो शाम को 4 बजे तक, जब दोपहर में आप देखो गर्मी पड़ गई और शाम को 4 बजे के लगभग आंधी तूफान आकर के थोड़ी बहुत आपको रिलीफ दे देते हैं थोड़ी बरसात के साथ में, तो 4 o'clock रेनफॉल भी बोलते हैं। और ये जनरली देखा जाए ना रेनफॉल ही ये आपको इक्वेटर के आसपास में देखने को मिल जाएगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। वहीं पर जो पहाड़ों की वजह से रेनफॉल हुई, जैसे मैंने वेस्टर्न घाट का रेन शेडो रीजन का ये कॉन्सेप्ट दिया, वो आपकी ओरोग्राफिक रेन कहलाती है। और वहीं पर अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वहां पर ठंडी हवा एक तरफ है, कोल्ड विंड एक तरफ है, दूसरी तरफ गर्म हवा है, वार्म विंड, दोनों अगर टकराएंगी तो सीधी बात है वार्म हल्की होगी तो ऊपर चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वहां पर क्लाउड्स फॉर्मेशन में आएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो वहां पर भी फिर रेनफॉल देखा जाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने बताया कि कोल्ड विंड्स हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इस वजह से उनके पास में नमी की हो गई कमी, वो तो सूखी है पर वो ठंडी है, हैवी है तो ग्राउंड के बिल्कुल पास में रहेंगी। वहीं पर जो वार्म विंड्स हैं, गर्म हवाएं हैं, उनके पास में मॉइस्चर भी है, क्योंकि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी गर्म हवाओं की ज्यादा होती है, पर वो हल्की है, इस वजह से कोल्ड के ऊपर चढ़ जाती हैं जब टकराती हैं, और ऊपर चढ़ेंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से वहां पर क्लाउड बन जाएंगे, जिसकी वजह से रेनफॉल, इस तरीके की रेनफॉल को आप साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल भी बोल दिया करते हैं। तो सिंपल सा ये एक छोटी सी चीज और हमने बातों बातों में समझ ली। देखो अब इसका आंसर की, अब इन हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर, तमिलनाडु की कोस्ट के ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से रेनफॉल रिसीव होता है। जो मैंने बताया आपको कि जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती हैं और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर के फिर बाद में यहां पर रेनफॉल करती है ईस्टर्न तमिलनाडु में, तो आंसर इज ए। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें चेरी ब्लॉसम की बात की, जो कॉफी के लिए बेस्ट है, कर्नाटका। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे, दोनों आंसर आई होप आपने अब तक तो कर लिए होंगे एकदम करेक्टली। दोस्तों पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए जो भी सेल्फ स्टडी पर रिलाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सहायता के लिए, उनकी तैयारी को एक बूस्ट देने के लिए ये आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 अभी रन कराया जा रहा है। इनके डिफरेंट फेजेस हैं, जिनमें एक फेज ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड फेज आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल में आने वाले 2-4 सेकंड में आपको देने वाला हूं। देखो इसमें इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिनमें आप एमसीक्यूज की भी तैयारी करोगे, आंसर राइटिंग पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। एमसीक्यूज की बात करें तो 450 जीएस के, 4500 तो जीएस के क्वेश्चंस और 700 से ज्यादा सी सेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगे, और 450 से ज्यादा आपके मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो जाएगी, इससे आपकी मेंस में हेल्प होगी। साथ ही साथ 30 से ज्यादा टॉपिक्स के लिए आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। फर्स्ट फेज 20 अगस्त से 10 नवंबर है, सेकंड फेज इसकी बात करें तो 11 नवंबर से 25 जनवरी है, थर्ड फेज 1 फरवरी से 16 मार्च, और फोर्थ फेज 23 मार्च से 11 मई तक, और फिफ्थ फेज है वो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। सो द पॉइंट इज कि इस प्रोग्राम पे आप आराम से रिलाई कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी बेसिस पर अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट था वो आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें मेजरली हमें देखना था रेनफॉल पैटर्न कैसे है हमारे, कहां पर ज्यादा रेनफॉल है, कहां कम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और ग्लोबल जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।